आज का जो हमारा आज का हमारा टॉपिक है परिवार की जो संस्था में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक। तो भारत में बदलती जो पारिवारिक संस्था है ना, इस पे कहाँ कहाँ पे ये किस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कल भी जैसे कि हमने बात करी थी, टॉपिक था हमारा, जैसे GS1 का इंडियन सोसाइटी है, GS2 का सोशल इशू है, इसके बाद आपका एथिक्स के पेपर में केस स्टडी, ठीक है, एंड एसए के पेपर में। इतना तो फिक्स मान के चलिए, ठीक है। चलिए, तो भारत में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सोसाइटी में, तो इंडियन सोसाइटी की जो जो परिवार था, जो फैमिली थी, वो थी जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। अब वो जॉइंट फैमिली से क्या हो गई है, जॉइंट फैमिली जो थी न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गई है, बट न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो रही है। मैक्सिमम केसेस में शहरों में तो ये जॉइंट फैमिली का कल्चर ना के बराबर है ना। तो अगर हम गांव की बात करें, तो गांव में अभी भी 59% की जो आबादी हमारी है लगभग, है ना, ये रूरल एरियाज में ही क्या करती है, निवास कर रही है। तो वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा और उनके साथ ही चाचा, ठीक है, इनके साथ रहने का एक रिवाज था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी स्ट्रक्चर में सोसाइटी, जो फैमिली की जो स्ट्रक्चर जो है, उसमें चेंजेस आने लगे हैं, ठीक है। तो फैमिली, अब फैमिली में क्या चेंजेस आया है, वही न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ठीक है, जिसमें कि माता पिता होंगे और बच्चे होंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी रही होंगी और कुछ नेगेटिव चीजें वर्तमान की व्यवस्था में होंगी, समझिएगा। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखें, तो एक तो जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली की बात करें, अब ये यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार हो गया है ना, एकल परिवार। निर्णय में, जॉइंट फैमिली में जहां निर्णय बड़े बुजुर्ग मिलके आपस में बैठ के सलाह मशवरा लेके किया करते थे, ठीक है, यहाँ पे जो शेयर डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें शेयर्ड शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स समझिएगा, ठीक है। विवाह की बात करें तो ज्यादातर पहले के जमाने में तो ये था कि भाई माता पिता या बुजुर्गों ने ही देख लिया और आपको शादी करनी होती थी, तो कम से कम अरेंज मैरिज आप इसको कह सकते हैं, अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बट यहाँ पे अब सोसाइटी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, यानी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ लव मैरिजेस हैं, लिविंग रिलेशन है, अभी विवाद में बहुत चर्चा में बना रहा है ये प्रेमानंद महाराज हैं, उनके एक बयान को गलत रूप में लिया गया था, ठीक है। हालांकि सबके लिए उन्होंने बात नहीं कही थी, लेकिन फिर भी जो भी है, तो चर्चा में ये बहुत बना रहा। तो अब ये मेंस होने के बाद ये लाइमलाइट में आया, तो अब ये टॉपिक से 2026 में क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है यूपीएससी में, ये आप मान के चलो, ये मैं आज डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज, वैल्यूज की बात करें, तो ये एक कम्युनिटिव, हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव होती थी वैल्यूज, और परिवार की एकता है, यूनिटी, सामूहिकता और परिवार की एकता, यानी यूनिटी की बात हो रही थी, कलेक्टिविटी
सबकी मिलीजुली भागीदारी होगी, कलेक्टिव में होगा, वैल्यूज रहेंगे जो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, तो न्यूक्लियर फैमिली में ये इंडिविजुअल पे फोकस होगा। तो यानी मैं आई मी माई सेल्फ, है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए सबको, ठीक है, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंजेस का कारण क्या है, रीजन, रीजन पे बात कर लेते हैं। तो रीजन वही, चूंकि जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक हमारा जो, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमी स्ट्रक्चर, इसमें चेंजेस आया है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आया है। तो ये हमने हिस्ट्री में भी देखा, आप लोग सभी लोग हिस्ट्री के ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि हिस्ट्री में मेजर जो पोर्शन है, मेजर पूरा नहीं, मेजर पोर्शन जो चेंजेस सोसाइटी में अगर चेंजेस आता है तो वो इकोनॉमिक बेस, जैसे कि प्रोडक्शन का पहले क्या था, राजा रजवाड़ों के समय टाइम पीरियड में क्या था कि भाई उन्हीं के उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर चीजें प्रोड्यूस, चीजों का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। और घर घर में प्रोडक्शन हाउस थे, यानी कि कोई सामान अगर बन रहा है तो घर घर में बन रहा है और एक जगह जाके वो राजा को के यहाँ जाके स्टोर हो रहा है। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद, ठीक है, पैटर्न क्या हो गया चेंज, अब सभी लोग जो अपने अपने घरों में, सबके छोटे मोटे जो एमएसएमई था, आप समझो माइक्रो लेवल पे जो छोटे छोटे जो उद्योग थे, वो सब बड़े में मर्ज हो गए, सबको एक जगह पे आकर एक ही काम को करना था, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। और इसी प्रोडक्शन का के पैटर्न में चेंजेस होने के कारण क्या हुआ, उपनिवेशवाद, पहले साम्राज्यवाद तो समझ में आता है, ठीक है, इंपीरियलिज्म, बट उपनिवेशवाद, और अब जब प्रोडक्शन का ये पैटर्न से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देखें तो हमें क्या क्या नजर आता है, नव उपनिवेशवाद है, न्यू कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म इज्म, यानी अब अमेरिका या किसी अन्य देशों को किसी देश दूसरे देश पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, वहां इंस्टीट्यूशन ही ऐसे बना दिए गए हैं कि ऑटोमेटिक आप उसके उनके अंडर में रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं जरा सा। तो अब एक मोटे, इसका मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया आपको जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, है ना, ये थोड़े समझाने के क्रम में मैंने बता दिया आपको। तो आर्थिक जो बदलाव आ रहा है, जो जैसे कि शहरीकरण, आर्थिक बदलाव में हम क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं इकोनॉमिक चेंजेस में, इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं पॉइंट, ये पॉइंट होगा आपका, जैसे अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, लाइफ बहुत ही लेविश लाइफ है, महंगी जीवन शैली है, कॉस्टली नहीं, लेविश कहेंगे इसको, है ना, महंगी जीवन शैली, ठीक है। के कारण लोग छोटे परिवारों में को पसंद करने लगे, जैसे कि एक नर्सरी के बच्चों की बात करें हम, या प्री नर्सरी और नर्सरी, है ना, तो एक बड़े, अगर हम स्कूल की बात करें तो 3 लाख रुपए तो नॉर्मल है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सालाना जाती है, 3 लाख तो लोगों की आय नहीं होती है, और ये सिर्फ स्कूल की फीस है, बाकी खर्चे अलग हैं। तो सोचिए, अब आगे जिनको फैमिली बनानी है, वो क्या न्यूक्लियर फैमिली, क्या उसको ज्वाइंट फैमिली को प्रेफर करेंगे, जवाब है नहीं। एक तो शहरों का घर छोटा और काफी महंगा होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, ध्यान में रख, मतलब आप इसको रख सकते हैं कि ये पैटर्न में क्यों बदलाव आया है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो शहरों तक केंद्रित हो गया है।
हमने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो सीधा प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा क्या हो गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा मर्ज होके कोई भी अगर हम कंट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल और उसके बाद सर्विस सेक्टर में, यानी ये ऊपर की तरफ, मतलब ये इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ इंडस्ट्रियल है और फिर अब सर्विस सेक्टर। ठीक है, बट यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पे ना जाकर सीधा सर्विस सेक्टर में चले गया है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री तो इंडिया में है भी नहीं, है ना। अब थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है। तो अब ये सब रीजन है। अच्छा, अब और थोड़ा सा बात करें हम, और क्या क्या चेंजेस है। तो ये नहीं, एक जो वुमेन की को पहले घर संभालने तक की, चार दीवारी तक की सीमित रखा जाता था या वो रहती थी, है ना। तो अब महिलाओं, अब एजुकेशन जब आया है, एजुकेशन से भाई महिलाओं में भी, वुमेन में भी क्या हो गया, शिक्षा, एजुकेशन और नौकरी। अब एजुकेशन मिला तो नौकरी भी मिलेगी, ऑब्वियस है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स मिल रही है। तो इससे अब दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा सकते हैं, दोनों उस महंगे लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों तक। ठीक है, पूरी फैमिली को तो नहीं, पूरी फैमिली का मतलब ज्वाइंट फैमिली को ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, प्लस इनके पास देने के लिए टाइम नहीं होगा। तो नौकरियों के जो बढ़ते जो अवसर है, तो पारंपरिक जो जो नॉर्म्स थे कि भाई बहुरानी आएगी तो घर पे ही रहेगी, जॉब नहीं करेगी, बच्चे संभालेगी, अब वो परंपरा, वो मानक जो है वो टूटते चले जा रहे हैं। और जहां पे ये मानक आज भी कायम रखने की कोशिश की जाती है, तलाक के मामले बढ़ जाते हैं। प्लस और लाइफस्टाइल है उसका भी एक अलग है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के जो ग्लोबलाइजेशन आया है, इस ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, बाहरी संस्कृति जो है वो हम पर, क्योंकि देखो, आप पूछोगे कि सर हम सभी को पता है, फिर भी हम ये गलत, ये उनकी संस्कृति को अडॉप्ट क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जो माइंड सेटअप है कि अंग्रेज 200 साल राज करके गया, गोरा जो है, तो जो हम पर राज करके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम उसे, एक हमारा एक माइंड सेटअप है कि वो सुपीरियर माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज इंग्लिश को सुपीरियर, जबकि आपकी जानकारी के लिए इंग्लिश हर जगह नहीं बोली जाती। आज भी रशिया में तो कतई नहीं, चाइना में तो कतई नहीं, ऐसा नहीं कि बोलने वाले लोग नहीं है, लेकिन उनकी अपनी अपनी मातृभाषा है। हमने अपनी मातृभाषा ही नहीं बनाई। ठीक है, हमने कम से कम राजभाषा की बात की तो उसमें भी हिंदी, तमिल और तेलुगु, मलयालम, सबका जो मराठी, है ना, सबका बोल, ये एक क्षेत्रीय भावनाएं उभरती रहती है, कभी ना कभी वो उभारे मारती रहती हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, यानी इंडिविजुअल जो फ्रीडम था, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, प्लस जो निजी जीवन में को, यानी आपकी जो, आपकी लाइफ, माई लाइफ माई बॉडी माई लाइफ माई चॉइस, है ना, माई 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 लग रहता है। तो निजी जीवन को, पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को ज्यादा क्या दिया जाने लगा, इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी आ गई। अब इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जैसे कि स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया तो प्लस इंटरनेट है, इन दोनों ने पीपल को पीपल, यानी व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ दिया, आपस में जुड़ाव हुआ, जुड़ाव समझ लीजिए व्यक्तियों का,
ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क और भावनाओं को कम भी कर दिया है। यानी आज भी हम कहीं जाने की अपेक्षा, मतलब एक फोन करना या फोन पे मैसेज करना, अब तो फोन भी नहीं है, अब तो मैसेज है कि एक ही हैप्पी दीपावली है या हैप्पी ईद है, तो सबको एक लिख लो और उसी को पेस्ट करते चले जाओ। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। तो जुड़ाव व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा, लेकिन भावनात्मक यानी इमोशनल कहीं ना कहीं क्या हो गया है, व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल जो कांटेक्ट है, पर्सनल कांटेक्ट और इमोशनल जो है, इमोशन, ठीक है, इसको भी इमोशनल जो रिलेशन जो है, इसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक क्या कर दिया है, कम कर दिया है। प्रॉब्लम ये है, अब तो फोन में भी कई बार क्या देखने को मिलता है कि भाई हम फोन से ज्यादा अटैच रहते हैं, है ना। अगर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी क्लास में बैठे होंगे जिनका फोन अगर हमने ले लिया, किडनी जाए तो जाए, फोन ना जाए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, है ना। चलिए, तो इस बदलते हुए जो फैमिली है उसका जो नेचर है ना, उस पर या उस पे, उस फैमिली पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, बदलते परिवार का पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इफेक्ट यही पड़ रहा है, कुछ पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है, इफेक्ट हमेशा दो धारी तलवार की तरह होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव में ये है कि भाई जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम बात करें तो माता पिता से संबंध अच्छे बनते हैं, बट अब तो वो भी नहीं देखा जा रहा है ना। स्वतंत्रता की बात करें तो थोड़ा फ्रीडम मिला है, डेफिनेटली उनको, महिलाओं को अपने फैसले लेने की आजादी मिली है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मार्केट उसको रन करता है। मार्केट बेसिकली बाजार ही, बाजार के जो नियम है उससे व्यक्ति संचालित हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल, अब तो पहले आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं थी, है ना। अब तो मेल का भी फेशियल होता है, उसके भी थ्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो वो भी अब एक जैसे, फीमेल तो प्रोडक्ट तो थी ही थी, अब मेल भी हो चुका है ना। चलिए, ये तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि ठीक है, चलो इनका डिसीजन मेकिंग, खुद से निर्णय लेना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, चलो ये एक अच्छी बात है। नेगेटिव क्या हुआ है, पीढ़ियों का टकराव, यानी वैल्यू को लेकर और जीवन शैली लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा टकराव, कि भैया 10 बजे क्यों तक सो के क्यों उठ रहे हो, है ना, पिज्जा बर्गर पे क्यों फोकस कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकेलापन, लोनलीनेस, है ना, पूरा आपका पूरा जो संसार है वो सोशल मीडिया ही है, अगर सोशल मीडिया से काट दिया जाए। अब उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हालांकि पूरी तरह से ये सही भी नहीं है जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, नेपाल का। आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई चिंगारी स्पॉन्टेनियस तो वहीं से स्टार्ट हुई ना, कि भाई गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन किया, जैनजी पीपल क्या कर रहे थे भाई, ऐसे कैसे, हम जिएंगे कैसे फिर। कुछ लोगों ने इसको बोलने की आजादी से कर्टेल करने की तक सोचा कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारे राइट को कर्टेल कर रही है, ठीक है। कुछ ने सोचा कि नहीं नहीं, लेकिन पूरी तरह से ये बात सही नहीं है कि सिर्फ यही एक रीजन था, और भी रीजन है। इस इफेक्ट में हम न्यूक्लियर फैमिली में देखते हैं, जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड ओल्ड एज जो लोग हैं, बुजुर्ग जो है हमारे, उनकी हमेशा क्या देखी जा रही है, अनदेखी की जा रही है। ये भी एक समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आइसोलेशन में रख देने से फिर उनको भी समस्या होने लगती है ना, तो उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी सबसे पहले क्या किया, क्या लेके आई, ये एक कानून लेके आई
कि भाई अगर आप अपने माता पिता या जो उम्र में बड़े हैं, 60 साल 70 प्लस है, तो आप पे अगर वो डिपेंडेंट है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाते तो आपको इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। क्लियर है? तो क्या किया जा सकता है? क्या सिर्फ पॉलिसी लेवल पे कानून बना देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? पॉलिसी लेवल पे तो नहीं, सिर्फ पॉलिसी लेवल पे बात नहीं बनने वाली। कोई भी सोसाइटी सिर्फ पॉलिसी कानून बना देने से देखिए, हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर होता है। जैसे अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में भी कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट यूरोप, इसमें यूके नहीं आएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, काइंड ऑफ, जिसका जो एचडीआई में नंबर 1 नंबर 2 रहता है। ठीक है, लोग कम है और नैतिक ज्यादा है, बकायदा पॉलिसी है। बच्चे वहां भी उनके साथ नहीं रहते, अपने माता पिता के साथ नहीं रहते, लेकिन उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ही उनका घर, ये सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा, चूंकि लोग कम है, वहां ट्रैफिक लाइट जंप करते हुए अगर आप उनको नहीं देख सकते, लोग आपको हिकारत नजर से देखेंगे कि आप रूल को नहीं मान रहे हैं। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो क्या कर सकते हैं भाई? तो पॉलिसी लेवल पे अगर हम थोड़ा सा, तो ठीक है, पॉलिसी लेवल पे भी जैसे गवर्नमेंट ने एक लॉस तो बनाया ही है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? कम से कम एक सोशल अवेयरनेस, ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि भाई शिक्षा के माध्यम से, और ये कैसे आएगा? एडुकेशन से, एजुकेशन से, जहां पे हम मॉरल वैल्यूज की और भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी इस समझ को बढ़ाना। ठीक है, चलिए, और क्या कर सकते हैं? समुदायों की मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों की देखभाल के लिए समुदाय आधारित कम्युनिटी जो है, उस उस प्रणाली को मजबूत करना, बेसिकली समुदाय, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम को मजबूत करना, ये जरूरी है। जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और नंबर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पे। ये है केरल का, केरला का कुटुंबश्री नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो गैप है, यानी जो जनरेशन गैप जिसको कह सकते हैं, जनरेशन गैप की अगर हम बात करें, तो इस जनरेशन गैप में भी हमें, ये क्या हो रहा है भाई, इस जनरेशन गैप में भी क्या है? जैसे शहरी योजना अगर हम बना रहे हैं, तो आवासीय प्रोजेक्ट्स को, यानी आवासीय प्रोजेक्ट्स जो है, इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, जहां पे 2 कमरों का मकान ना हो, है ना, 10 बाई 10 का, यू नो, तो थोड़ा सा अगर स्पेशियस हो, तो वहां पे लोग भी रह सके, थोड़ा बाहर से जो गांव से जो लोग आए या कहीं और दूसरे छोटे शहर से अगर आपकी फैमिली आए तो रह सके। नहीं तो आज के टाइम पे क्या है कि अगर 10 लोग आ गए, 10 तो छोड़ो, 5 लोग आ गए तो चलाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ी समस्या है ना? चलिए, कानून में सुधार की बात करें तो माता पिता को, ये तो ऑटोमेटिक एक भरण पोषण के लिए एक गवर्नमेंट लेके आई है कल्याण अधिनियम 2007 का। ये पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट ने तो काम कर दिया अपना। ठीक है, एक, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परिवार, फैमिली, फैमिली की का जो डेफिनेशन है, जिसमें कि सिर्फ नीतियों को जो पारंपरिक परिवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जिसमें बल्कि इसमें सिंगल जो पेरेंट है, माता पिता
यानी किसी कोई सिंगल पेरेंटिंग की बात हो रही है, जिसमें या तो सिर्फ मदर हो सकती है या सिर्फ फादर हो सकते हैं, है ना, और अकेले रहने वाले बुजुर्ग और नए जो पारिवारिक मॉडल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फैमिली के डेफिनेशन में भी थोड़ा सा हमें इंप्रूव लाना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम से कम हमारी कुछ इसमें भी अगर हम सबसे ज्यादा फोकस अगर हम करने की बात करें, तो फोकस करने के लिए आपको मेरे समझ से एजुकेशन पे और मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान देना, जो कि आज की डेट में गायब है। अगर सोसाइटी को लंबे समय तक रखना है, क्योंकि जो काम चेंजेस की अगर हम बात करें तो 20 सालों में अगर हम देख रहे थे कि जो चेंजेस पहले 20 साल 30 साल में हो रहे थे, अब वो 3 से 4 महीने में हो जा रहे हैं। वैल्यूज एकदम रातों रात बदल रहा है। ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं हो रहा है, क्राइम पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, ठीक है, लेकिन उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। लोग अब सहनशील नहीं रह गए, है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई सभी को। तो कुछ मोटी मोटी चीजें ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया है इसमें, ये सारी चीजें वही लिखी हुई थी। कुछ इसमें कुछ जरूरत की चीजें नहीं है कि जो मैंने आपको ना बताई हो इसमें, तो अलग से इसको कराने की अब जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए। चलिए, शॉर्ट नोट्स में कुछ आप लोगों को काम करना होगा, है ना। मन की बात मैंने पढ़ ली आप लोगों की, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन अगर हम लोग डील करने की बात करें, ठीक है, भारत में जो परिवार की संरचना में बदलाव और उसके सामाजिक प्रभाव, ये तो एक हो गया। और बच्चों और बुजुर्गों की भावनाओं, उस पारिवारिक संरचना में भावनात्मक और सामाजिक भलाई को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। यानी सामाजिक प्रभाव के बाद इसको पारिवारिक संरचना को मजबूत करने के लिए उपाय कौन कौन से हैं, दोनों को मिला के एक करके आप ऐसे इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि भाई माता पिता और बच्चों के बीच संपत्ति और भरण पोषण के मामले में लोग अदालत जो जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक परिवार मॉडल की ओर बढ़ रहा है, सिंगल न्यूक्लियर फैमिली, है ना। समतोला देवी, अब देखिए किस, ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये केस स्टडी है समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आप केस स्टडी में ये नाम लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कि वरिष्ठ जो नागरिक का जो भरण पोषण अधिनियम जो लाया गया है, वो कौन से वाद के बाद लाया गया है, तो उस वाद को जोड़ा गया समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले में। कोर्ट ने ही फिर ये सरकार को कहा कि भाई कानून बनाइए, और कानून निष्कासित करने की अनुमति नहीं देता, है ना। तो भरण पोषण का जो कानून लाया गया इसके बाद ही लाया गया है। ठीक है, जैसे कि आज का जो जो वक्फ का जो ये आया है, उसमें अदालत ने यह स्पष्ट कहा है कि कुछ चीजों पे सरकार को एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो पहले कानून बनाइए, फिर इसको लागू कीजिए। ठीक है, तो बिना कानून के तो कोई काम नहीं हो सकता ना, सरकार ऐसे तो काम कर नहीं सकती। अगर कोई कानून नहीं है तो किस कानून के तहत किया गया, है ना। चलिए, तो भारत में पारिवारिक संस्था में परिवर्तन क्या है, तो पहले क्या था, ये सब सारी चीजें डिस्कशन हुई है अभी। शिवांगी जी, आरती जी, चलिए, तो संयुक्त परिवार जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती है, यहाँ पे तो ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लिखने की जो काम की चीज है वो, कि भाई माता पिता, हस्बैंड वाइफ और जो अवयस्क जो बच्चे हैं न्यूक्लियर फैमिली में वो रहते हैं। अभी के समय में निर्णय इनका साझा होगा, साझा निर्णय निर्माण, डिसीजन दोनों का मिलजुल कर होगा। अगर विवाह नामक संस्था के से आगे बढ़ते हुए जो अरेंज मैरिज की जगह अब लव मैरिज, लिविंग रिलेशन और गैर पारंपरिक जो विवाह की बढ़ती एक्सेप्टेबिलिटी भी है, कि हाँ अब लोग, ये महानगरों का कल्चर है फिलहाल,
ठीक है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा इसमें रुकिएगा, बहु विवाह करने की जो प्रथा है वो एक अलग चीज है, इसको बहु विवाह को मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बढ़ती हुई व्यक्तिगत स्वतंत्रता अब है वैल्यूज में गोपनीयता। भाई सबके फोन में लॉक लगा रहता है ना। हाँ, ये कल्चर। तो अगर आप जरा सा खुद से सोचिए कि फोन पे लॉक लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यूज यहां से डेवलप हो रहा है। मेरा फोन, मेरा ड्रेस, मेरी पेंसिल, और इसकी शुरुआत होती है मेरी पेंसिल, है ना, बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। चलिए, तो परिवार नामक जो संस्था में परिवर्तन का रीजन क्या है? रीजन है वही शहरीकरण, एक लैविश लाइफ, दोहरे आय वाले घर, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हों, है ना। महिलाओं के रोल में भी बदलाव आ रहा है, जैसे कि महिलाओं की जो शिक्षा और रोजगार तक जो एक्सेस मिल गया, उससे पारंपरिक जो पेट्रियार्की जो नॉर्म्स थे उसको चुनौती मिली। वेस्टर्नाइजेशन की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रचार होगा कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, तो छोटे और निजी परिवारों की और प्रवृत्ति की ओर। तो यही है कि आजकल की जो महिलाएं हैं, मैक्सिमम मैं महिला की बात कर रहा हूँ, 90% महिला, उसमें 10% पुरुष भी आएंगे, कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा, नहीं तो मालूम चला कि प्रेमानंद महाराज की तरह मेरा भी पुतला फूक रहा है। 90% महिला है जो अपनी सास के साथ, यानी कि अपनी मदर इन लॉ के साथ रहना नहीं चाहती। 10% ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ, यानी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। नहीं नहीं, घर के अंदर की बात हो रही है मैडम जी। मैडम जी थम जाइए, मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। क्या आपका, हो सकता है आपका लॉक का जो पासवर्ड है वो आपके घर वालों को पता हो, पर ये क्या अमूमन नहीं होता। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप कहीं काम करने जा रहे हैं या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना फोन लॉक रखिएगा बिल्कुल। अरे भैया, मैंने किसी इंडिविजुअल को नहीं कहा आरती जी कि आपका फोन का नंबर पासवर्ड नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, और जिसको धोखा देना होता है वो तो वो कहीं से भी दे देगा। छुप के बात करनी है, किसी से बात करनी है, वो तो गूगल पे से भी हो जाएगा, खाली व्हाट्सएप से थोड़ी ना होता है। तो जिसको देना होगा वो देगा ही देगा, ठीक है ना। चलिए, जिसको अचार खाना हो तो चुरा के खाएगा ही। चलिए, तो वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्विक, यानी ग्लोबल वैश्वीकरण से वैश्विक जो संस्कृतियों के संपर्क में आने से पारिवारिक मॉडल और मूल्यों पर भी इसका इफेक्ट पड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ना। टेक्नोलॉजी की भूमिका, जैसे व्हाट्सएप, स्काइप जैसे व्यक्तिगत संपर्क के कारण ये सब जो कम्युनिकेशन का जो टूल है, इससे संपर्क तो बढ़ा, लेकिन अब जाके पर्सनली मिलना है, अब वो मिलने की जरूरत नहीं रह गई, तो भावनात्मक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो बदलती संस्था का परिवार की जो बदलती संस्था का इफेक्ट क्या होने जा रहा है, देखिए एक चीज समझिएगा, मैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ये मोटिव है, ना मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी आप में से किसी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। 2-3 साल से हम जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जब जानता ही नहीं हूं तो मैं टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपको ये दावा करूंगा कि मैं आपको जानता हूं, मालूम चला एक नया रंग दिख जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए मैं ये एकदम, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता, ठीक है। चलिए, सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, पॉजिटिव में। तो पिता बच्चों की परवरिश में वित्तीय समर्थन से आगे बढ़कर अधिक शामिल हो रहे हैं अब, यानी घर के कामकाज भी कर में हाथ बटा दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा पुरुष में थोड़ा सा चेंजेस आया, महिला अब जो है वो घर से बाहर जाके काम कर रही हैं।
मजबूत माता पिता और संबंध और बच्चों का सिर्फ संबंध की बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल, परमाणु मत कीजिएगा इसको, एकल लिख लीजिएगा, अप्रोप्रिएट एकल वर्ड होगा। एकल परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने से गहरे भावनात्मक संबंध और विश्वास बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, अगर वो मोबाइल पे बिजी ना हो तो। ठीक है। पारिवारिक संघर्षों में कमी, यानी एकल परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष है संपत्ति के मामलों को कम किया जा सकता है, ये चाचा का है, दादा का है, नाना का है। ठीक है। स्वतंत्रता में भी वृद्धि होती है, ऑब्वियस है, एकल परिवार से, जैसे कि विशेषकर महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिल रही है। न्यूक्लियर फैमिली में तो मिल रही है, कम से कम पल्लू से तो आजादी मिल गई, घूंघट से, है ना। चलिए, लेकिन नेगेटिव क्या है, एक जनरेशन जो गैप का जो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने में आता है। वैल्यूज और लाइफस्टाइल में जो अंतर है वो टेक्नोलॉजी द्वारा और बढ़ गया है, गलतफहमी और संघर्ष का कारण बनते हैं। ठीक है। पारंपरिक मूल्यों की ह्रास की बात करें तो व्यक्ति जो इंडिविजुअलिटी पे जो जोर देने से बुजुर्गों के प्रति सम्मान, और जो अपने जो घर में जो बड़े हैं, चाचा दादा, है ना, और भी कोई, तो पारंपरिक सामूहिकता में कमी आती है कि भैया उनके साथ रह नहीं रहे। बच्चों में अकेलापन, छोटे बच्चे अगर हैं तो उसमें सामाजिक अलगाव की समस्या हो सकती है, जिससे उनकी भलाई पर प्रभाव, यानी अब उनकी आगे जो परवरिश में, क्योंकि ये भी अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो पूरी तरह से बच्चों की भी देखभाल में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लगता है ना। माता पिता की उपेक्षा की बात की जाए तो वृद्धावस्था में पारिवारिक समर्थन की कमी से बुजुर्ग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। कभी आप लोग तो सब घर में रहते हैं, घर से दूर होना, स्टार्टिंग फेज की बात करूं तो बहुत सारे लोग नहीं रह पाते हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी ने ये तो फायदा किया है, कम से कम तैयारी करने वालों में, कि ऑनलाइन काम हो जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, कि अकेलेपन का समाधान करना पड़ेगा, तो इसके हल के लिए सामाजिक संरचना और सामुदायिक आधारित समर्थन जरूरी है। सामाजिक संरचना पे जो दबाव पड़ रहा है बच्चों और बुजुर्गों के लिए, संस्थागत देखभाल, यानी एक क्रैच हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समर्थन की बढ़ती आवश्यकता है, डेफिनेटली। इस पे भी, जैसे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, इस देश में ही नहीं विदेश में रह रहे हैं, तो उनको कम से कम विदेश नहीं लेके जा सकते, वहां अलाउड नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। या फिर शहर में ऐसे हैं कि नहीं रख सकते, तो कम से कम उनकी व्यवस्था के लिए उनको प्रॉपर व्यवस्था तो मिले कम से कम। ठीक है। देखभाल तो प्रॉपर होनी ही चाहिए। समुदाय आधारित समर्थन प्रणाली को मजबूत करना, जैसे कि बुजुर्गों की देखभाल और कल्याण के लिए पड़ोसी, उनके जो पड़ोसी है उनसे भी थोड़ा सा संबंध बना के रखना, पलों को प्रोत्साहित करना, जैसे केरल में कुटुंबश्री नेटवर्क उसका एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की बात करें तो परिवार की जो सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा, यानी कि नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा वैल्यूज की बात हो रही है, नैतिक शिक्षा, यहाँ इसको नैतिक कीजिएगा, नैतिक शिक्षा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाना चाहिए। यूपीएससी में भी है ना, सिलेबस में। जनरेशन गैप को बढ़ा में जो अंतर पीढ़ी जीवन को, जैसे न्यूज प्लानिंग में क्या है, बहुपीढ़ी, बहुपीढ़ी मतलब दादाजी, पिता, फिर उसके बच्चे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बहुपीढ़ी घरों को प्रोत्साहित करने वाले आवासीय परियोजनाओं का समर्थन करना भी चाहिए, कि कम से कम 3-4 कमरों का फ्लैट हो, लेकिन आज के डेट में ये संभव नहीं है। ये आदर्श वाली बातें हैं ना। चलिए, लेकिन आदर्श ही सही, कम से कम आपके पास, जैसे मैंने, आप ये कह सकते हैं कि सर जब ये एप्लीकेबल नहीं है या फिर फिजिबल नहीं है तो हम इसको क्यों लिखें। देखिए,
एक जागरूक जो एस्पिरेंट है यूपीएससी का, उसके पास, यानी एक जो भविष्य में आईएएस बनने जा रहा है, उसके पास ऑप्शन होने चाहिए। बल उसमें से कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, ये एक अलग विषय है, लेकिन ऑप्शन तो होने चाहिए। ठीक है। जो फैमिली की जो डेफिनेशन है उसको भी एक बार पुनर्परिभाषित करना, कि नीतियां बना के, अगर हम बात करें पारंपरिक जो परिभाषा डेफिनेशन है, उससे आगे बढ़कर सिंगल जो पेरेंटिंग है, माता पिता है, अकेले रहने वाले जो बुजुर्ग आदि को भी समाहित उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इफेक्टिव जो वेलफेयर है, जो प्रोग्राम्स है, उसको अश्योर किया जा सके। गवर्नमेंट ने भी देख लीजिए 2007 में एक बेहतर, उसके क्रियान्वयन को और बेहतर बनाना है बुजुर्गों को के कल्याण के लिए, अपने बुजुर्गों को अपने परिवार, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता भी प्रदान की जा रही है। क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा, शिवांगी जी एंड आरती जी, जैसे कि अब आप लोगों ने तो वीडियो नहीं देखा, जो पुरानी वीडियो तो डिलीट हो चुकी है। ये बुकलेट में अगर आप जाइएगा इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो सुन लीजिए पहले। पुरानी जो बुकलेट आप लोगों को जो शेयर किया गया है, बुकलेट में इंडियन सोसाइटी में ये एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर का ही मैंने आपको कोड क्रस बता दिया है यहाँ पे। तो ये भी आपका एक तरह से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, तो जैसे कि इंडियन सोसाइटी का पूरा चैप्टर आपने रीडिंग नहीं लिया है, तो ये एक चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है? तो ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स जो है, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको मैच कर जाएगा, तो वो यहाँ पे मैं अपडेट के साथ चूंकि इसको ये कर रहा हूं, तो ये ऐसे आप इसको काम में ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, जो कि किसी ने किया नहीं, किसी ने लिखा नहीं अभी तक। और दिखाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी का ब्लैक पेन चल रहा है, किसी का ब्लू पेन चल रहा है, किसी के पास रेडी पेन है, कोई ऐसा भी बेचारा गरीब है जिसके पास सिर्फ रेड पेन बचा है, लिखे कैसे, है ना। अलग अलग तरह की कहानियां चूरन चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो आपका डन हो गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा मिस फातिमा जी? आपने मुझे पीडी उसका पीडीएफ बना के तो भेजा नहीं है। और ये 10 अगस्त के लिए मैंने आप लोगों से कहा था, 10 अगस्त तक कर सकते हैं आप लोग। एक बार मेरी बात मान के देख लीजिए, आप लोगों ने अपना चूरन चलाया, वेरी गुड। और 13 to 17 आप लोगों को रीडिंग लेने को कहा गया था, मिनिमम 5 टाइम्स। इतना लिख लीजिएगा। 2018 to 24 लिखिए, जो मैंने सोल्यूशन दिया था, और इसको कम से कम रीड ले लीजिए। ये 10 अगस्त तक हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ आप लोगों से। ये टर्म्स और कंडीशन इसके लिए था। रीडिंग लेने की बात मैंने इसलिए कही थी कि टाइम कम था। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लिख नहीं सकते, इसको भी लिखना है। तो फैब तक जो लोग चाहेंगे कि जिनका प्रीलिम्स अच्छा से तैयार हो गया है, वो फैब तक लिख सकते हैं, या कम से कम जनवरी तक तो लिख ही सकते हैं। फैब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो फॉर्मूला उनके लिए काम होता है जिनका मल्टीपल टाइम्स प्री हो रहा होता है, वो फैब के बाद लगे। तो आप में से ऐसा कोई है नहीं फिलहाल अभी, तो आप लोग नवंबर तक ही आप लोगों को लगना है। उसके बाद फिर ये टाइम भी खत्म। नवंबर के बाद तो आप लोगों को प्रीलिम्स में लगना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए। देखिए मेरे पास आरती जी, शिवांगी जी, ये समझिए मैं कोई चमत्कारिक बाबा नहीं हूं कि आपने घर पे बैठ के लिख लिया और मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा दावा कभी नहीं रहा। तो आप जब तक आप मुझे लिख के नहीं दिखाओगे, चीजें वर्कआउट नहीं होने वाली। आप खुद अपने आप को चूरन बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप दूसरे को चूरन बेच सकते हैं बट खुद को नहीं बेच सकते। ठीक है, चलिए। मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी बट सच्चाई यही है। गुलबशा अलवी जी, आपने भी पीडीएफ बना के नहीं दिया जो आपने पुराना लिखा था। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। महिला नेतृत्व वाले वाली विकास, बेसिकली वुमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें महिलाएं शीर्ष पे हो, नेतृत्व की भूमिका में। यहां से भी एक सवाल आना चाहिए, ये भी। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 26 के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। दो टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस है यूपीएससी से बचे, है ना। तो 26 का मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी में। चलिए बात कर लेते हैं जरा सा वुमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए तो ये इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का ये विचार है, पहले समझिएगा। यहाँ पे जाके तो हम बात कर ही लेंगे अभी, बट अभी थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए, क्योंकि अ, चार जगह पे इसका यूज करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का थॉट प्रोसेस है या थॉट है, विचार है। ठीक है, कौन सा विचार भैया, जो एक सोच है, ये विचार है जो कहता है कि महिलाओं का विकास का से फायदा उठाने वाला नहीं, बल्कि उस पूरी विकास प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस करने वाला, यानी कि हम महिला को भी हम अपने काम में शामिल कर ले और हम विकास कर जाए तो एज अ टूल हो गया। लेकिन अगर हम उस इस डेवलपमेंट प्रोसेस में महिला को ही लीड करने दें, अगर उस पूरे प्रोसेस में उसमें शामिल ना करें, उसको लीड करने दें, ठीक है, तो क्या है, रिजल्ट कुछ हटके आएगा, है ना। तो इसी इसी विचार की एक घोषणा हुई थी, बीजिंग घोषणा पत्र, बीजिंग जो डिक्लेरेशन है, बीपीएफए। ठीक है, बीजिंग घोषणा पत्र और उसकी क्रियावली जो थी। ठीक है, ये 30 साल इसको पूरा हो गया, 30 ईयर्स। और कई देशों ने इस जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत को फिर से एक बार कहा, अलाउ किया है, मान्यता दे दी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। चलो, तो महिला विकास बनाम महिला नेतृत्व वाला विकास, क्या डिफरेंस है भाई इसमें। एक तो महिला का विकास करना, महिला विकास, और दूसरा है यहां पे कहा जा रहा है महिला नेतृत्व वाला विकास, नेतृत्व वाला वाला विकास, यानी ऐसा विकास उस डेवलपमेंट प्रोसेस में महिला ने लीड किया हो। कहने का मतलब महिला का विकास, जैसे ये बहुत गहराई में समझने की जरूरत है। कई बार इसको सतही करने के लिए महिला आरक्षण से जोड़ दिया जाता है, नहीं, बात नहीं बनेगी। महिला आरक्षण से, कुछ लोगों को, चंद लोगों का, चंद महिलाओं का फायदा हो जाएगा। उनका नाम, उनके पास शोहरत, उनके पास पैसा, 2 नंबर का पैसा, यही सब आएगा। किसी को जॉब मिल जाए, कोई आईएएस बन जाए सपोज, वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया जाए सपोज, जो कि अभी नहीं है। जाति यानी इस कास्ट बेस्ड तो रिजर्वेशन है, बट महिला होने के नाते नहीं है रिजर्वेशन, है ना। स्टेट पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में नहीं है। तो ऐसे ऐसे समझिए कितने लोग आ जाते हैं ऐसे, यूपी में, झारखंड में, या कहीं भी जहां जहां पे है, झारखंड में तो नहीं है,
राजस्थान में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, ये 3 स्टेट में तो वुमेन बेस्ड रिजर्वेशन है। तो आप मुझे बताइए कि उससे कितनी महिलाएं आ जा रही हैं जॉब में शामिल हो रही हैं? 100, 50, 200, 500, बस इसके इससे ज्यादा तो नहीं है। तो एक बार वो जॉब में आ गई, फिर उनका अपना एक फैमिली लेगेसी, अपना वो सारे जो जो मलाई जो एक पुरुष खाएगा वो अब महिला भी खाएगी। चीजें वैसे ही चलने वाली, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। हाँ, बस महिला का विकास हो गया। तो जॉब अगर मुट्ठी भर है तो सभी महिलाओं का विकास होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम महिला किसी मंत्री को किसी महिला विकास में महिला जो मंत्रालय है उसका उसके हेड को हम किसी फीमेल को लीड करने देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? वो तो एक ही होंगी ना। और बात हो रही है यहाँ पर टोटलिटी की। ठीक है, पहले इसको समझिएगा। तो वुमेन डेवलपमेंट, ये एक डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है? महिला विकास की बात करें तो वुमेन डेवलपमेंट में, इस मॉडल में महिलाओं को विकास कार्यक्रम से, महिलाओं को, फीमेल को जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इससे जोड़ दिया जाता है। यानी उससे जोड़ दिया गया मतलब उससे उसकी बेनिफिशियरी बना दिया गया। ठीक है। तो अब जैसे कि स्वास्थ्य योजना है, शिक्षा के लिए कोटा वगैरह कर दिया गया, मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम चल रही है। जो फीमेल है उनको साइकिल दे दिया गया। ठीक है। तो ये सब कुछ जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, पॉजिटिव इसको उसको पॉजिटिव अफर्मेशन ये कहेंगे, अफर्मेटिव एक्शन कहेंगे इसको, है ना। अफर्मेटिव एक्शन जो किया जाना चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, ये तो होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये तो गवर्नमेंट कर रही है, बट इससे बहुत ज्यादा, यानी इसमें रिजर्वेशन भी मिल जा रहा है महिलाओं को कुछ स्टेट में, कुछ स्कीम में। अब जैसे कि महिला नेतृत्व वाली बात अगर हम करें तो उज्ज्वला, महिला मुखिया, फैमिली हेड ऑफ द फैमिली किसको माना गया? फीमेल को। ये बहुत क्रांतिकारी है, बहुत ही। भले ही आप पेपर में देखिए, महिला के नाम पे ही, अब जैसे कि जितने भी 2 नंबर का पैसा है या फिर घर है, सब महिला के नाम से, क्योंकि जी। तो अब वुमेन लीड डेवलपमेंट क्या है? तो इस मॉडल में महिला खुद निर्णय लेने वाली होगी और विकास का नेतृत्व करने वाली होगी, उसको लीड करेगी, है ना। जैसे कि वे शासन या कंपनी के नेतृत्व पदों पे हो, पॉलिसी लेवल पे हो। ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा भाई? दोनों में आप लोगों ने अंतर समझ लिया। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो परिणाम बेहतर आएगा। क्यों? क्योंकि महिला जब अपनी ही जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया है, जॉब्स में नहीं, म्यूनिसिपैलिटीज में, लोकल जो बॉडीज है उसमें दिया गया है, 33% रिजर्वेशन भी मिल गया है ना। लेकिन इससे भी जी, बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे है, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा जब आप जॉब्स में, महिलाओं को जॉब्स में 50% की भागीदारी दें। इससे कम में बात नहीं बनेगी, क्योंकि आधी आबादी है भाई। बेंचमार्क भी, मैं ये नहीं कहता हूं, जैसे कि कहते हैं ना पारा एसएफ की, अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो नॉर्म्स को बिल्कुल उनको कम नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं कंपीट करें उनको नौकरी दीजिए, सिर्फ जेंडर बेस पे हो जाए, ये फालतू की बात है। महिलाएं शान है, हमारी इज्जत है, ये सब फालतू की बातें है ना। चलिए। तो अब इससे क्या होगा? एक परिणाम जो है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा, क्योंकि वे अपने कम्युनिटी को एक बेहतर ढंग से समझ पा रही है। नई नई एक नई सोच आएगी, न्यू थॉट प्रोसेस होगा। देखने का नजरिया बदलेगा थोड़ा सा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फीमेल नहीं है, पहले ऐसे समझिएगा, फीमेल,
जैसे एक वेब सीरीज आई थी कि भाई जो पारा असफ है, एक उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उसमें कभी अभी तक विमेन आई ही नहीं थी, तो लेडीज टॉयलेट भी नहीं था। ठीक है, तो अब एक टॉयलेट से स्टार्ट हो रहा है और चीजें बदलेंगी फिर धीरे धीरे, है ना। तो इससे क्या होगा, अच्छा ये तो हो गया एक थॉट प्रोसेस की बेहतर परिणाम आएगा, समुदाय की जरूरतों को वो बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, यानी इकोनॉमी को बूम भी मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि आबादी हमारी 48% महिलाओं की है, 48%। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये फैक्ट आप अलग से नोट करके रख सकते हैं, ठीक है, 18% है। ठीक है, तो इस अंतर को कम करने से, अगर हम इस गैप को अगर कम कर दें, 48% होने के बाद भी कंट्रीब्यूशन 18% है, तो 30% का तो गैप आ गया ना बॉस। इस 30% तो को कम कर, इस अंतर को, गैप को अगर हम कम करते हैं, तो जीडीपी में 30% का हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो जीडीपी में 30% तक ग्रो पॉसिबल है ना। एक सोशल इंपावरमेंट तो होगा ही होगा, और क्या होगा, सोशल इंपावरमेंट, ये भी होगा, क्योंकि यह महिलाओं के लिए सिर्फ योजना का लाभार्थी, बेनिफिशियरी नहीं होगी, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाला भी बनाता है। अब 10 सालों से अगर आप देखिएगा यूपीएससी में पहले के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है यूपीएससी में। ऐसा क्यों है, क्योंकि 10 साल से, 10-15 सालों से महिलाएं टॉप कर रही हैं, तो लोग की सोच में भी परिवर्तन आया है ना। चलिए जलवायु न्याय की बात करें, क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, तो महिलाएं क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब सॉरी, वो ज्यादा प्रभावित होती है ना। तो जलवायु संबंधी निर्णय लेने में, निर्णयों में इनको शामिल अगर करते हैं, तो हमारे समुदाय और इकोसिस्टम, दोनों, इकोसिस्टम नहीं, इन्वायरमेंट, हमारे कम्युनिटी में भी, कम्युनिटी में और हमारे इन्वायरमेंट में, दोनों में एक पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो क्या हो सकता है भाई, आगे की राह, आगे की राह, इसमें भी अभी भी कई पेट्रियार्की तो है ही हमारा, कि पुरुष, पेट्रियार्की का मतलब क्या, पुरुष श्रेष्ठ है इस हीन ग्रंथि से। जैसे मान लीजिए कि मैं आरती जी से कभी मिला ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि आरती जी, बस मुझे इतना पता है कि फीमेल है, और आरती जी की हाइट क्या है, वेट क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनका पोटेंशियल क्या, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं ये, इस बात से मैं खुश हूं कि मैं एक पुरुष हूं और मैं आरती जी से बेहतर हूं। मेरा पुरुष होना ही आरती जी से बेहतर होने का परिचायक है ना, मजेदार चीज। ये तो वही बात हो गई कि मैं कभी अमेरिका गया नहीं, ये ठीक अपने उस कुएं के मेढक की तरह दुनिया, उसी को दुनिया समझना, कि पुरुष ही बलवान होता है, वेरी गुड। शारीरिक रूप से हो सकता है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अगर हम जनरल परसेप्शन पे भी बात करें, तो फीमेल और मेल की बॉडी में अंतर होता है, ठीक है, ये यहां तक तो माना जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस टाइम पीरियड में, जहां पे अब मसल पावर का कोई बहुत यूज रह नहीं गया है, हाथ से काम कहाँ होता है भाई, हाथ से काम कहाँ होता है, जरा बताइए। अब तो सब काम तो मशीन हो से हो रहा है, मैक्सिमम काम। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएं, तो या टी स्टेट वाले बागानों में जाएं, वो टी लीव्स को पिक करने का काम कौन करता है, पुरुष करते हैं क्या, नहीं, महिलाएं करती हैं। 18 घंटे वो उंगलियों से अपने जो टी लीफ है उसको तोड़ती हैं, 12 घंटे, 14 घंटे।
तो ये ताकत पुरुष की, ये ताकत किस काम की? आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाइएगा, धान की रोपाई कौन करती है? और मजेदार चीज है कि महिला को किसान ही नहीं माना जाता। गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन महिला किसान आत्महत्या नहीं करती, पुरुष किसान करता है। बातें समझ में आ रही है? हाँ। तो पितृसत्तात्मकता, तो ये फैसले लेने से कि भाई फीमेल है, कम बुद्धि की होगी, उसको कमतर समझना, ये समझ से परे है। जैसे पढ़ने लिखने के बाद भी उसे सेल्फ डिसीजन नहीं लेने देना, ठीक है, तो महिलाओं को फैसले लेने से रोकती है। तो भारत में केवल 3% महिलाएं ही हैं जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाती हैं। ये 3% भी मुझे ज्यादा लग रहा है। अब डेटा ये बता रहा है तो मान लीजिए, लेकिन मुझे ये भी थोड़ा सा बायसनेस है इसमें भी। किसी भी फैसले को पूर्णतः निष्पक्ष होकर लेना, जिसमें कि पारिवारिक बाध्यता ना हो, ये 3% भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए, कम नहीं है ये, बहुत ज्यादा है। चलिए, शिक्षा और डिजिटल अंतर की बात करें हम, ठीक है, तो महिला साक्षरता दर इंडिया में कितनी है? 2.3%, यानी वैश्विक औसत, ग्लोबल जो एवरेज है। इस ग्लोबल एवरेज से ये काफी कम है। इंटरनेट का यूज करने वाली महिलाओं में भी इसकी तो तुलनीय संख्या भी बहुत कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन में काम की जगह पे भी होगा, वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस पे भी महिलाओं को वेतन कम दिया जाएगा, चाहे आप मनरेगा को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो महिला मजदूर की बात करें, तो चूंकि वो ईंट कम उठाती है, इसलिए उसको पेमेंट कम किया जाता है। चलिए, मोदी जी को इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि मनरेगा पे ये भेदभाव नहीं होता है। तो वेतन और जो कम करियर के अवसर मिलते हैं, यानी महिला है, जॉब करना है तो नर्स बन जाओ, बहुत है तो रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, बहुत है तो सिलाई कढ़ाई कर लो, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, है ना। पर अब ये जो मानसिकता, अब इसमें भी चेंजेस आ रहा है। अब तो सारे डिफेंस फोर्सेस में सब में अलाउड हो गया है, पुलिस फोर्स में तो था ही पहले से, है ना। और भी नए नए जो साइंटिस्ट की बात करें, तो ऐसा नहीं कि परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया, कम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ग्रो कर रहा है ये, ठीक है। तो इन सब जो चैलेंजेस है उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन पे काम करना होगा, एजुकेशन देने पर काम करना होगा, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, है ना। शिक्षा, समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल राइट तो है ही, अवसर भी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पॉलिसी लेवल पे थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, कानूनी सुधार, ठीक है। महिलाओं को समान अधिकार और अधिक प्रतिनिधित्व देकर हम सिर्फ उसे विकास का हिस्सा नहीं, बल्कि उसे एक चालक बना सकते हैं। केयरिंग, कैटरिंग, क्लीनिंग, सिंग, कुकिंग एंड, अरे रे रे इतना भी ज्यादा मिसोजिनिस्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, नारीवादी बनने की जरूरत नहीं, फेमिनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है मिसबा जी, ये भी समझिएगा, ये भी समझिएगा। ये बहस नहीं तो कहीं और चली जाएगी। जो फॉल्स, हमारे देश में एक नैरेटिव चलता है, फॉल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, फॉल्स फेमिनिस्ट, उससे भी बचने की जरूरत है। मालूम चला कि आप एक पिंजड़ा को तोड़िए, पिंजड़ा तोड़ो और दूसरे पिंजरे में कैद हो गए। तो महिलाओं ने ही ये सुंदरता वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मार्केट का, इसको महिलाओं ने स्वयं से चुना है। ये भी ध्यान रखिएगा। और सिर्फ एक को ज्यादा, दूसरे एक को अधिकार, और एक व्यक्ति से अधिकार लेकर दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे देना,
इससे एम्पावरमेंट नहीं होता। गलत दोनों हो सकते हैं, सही दोनों हो सकते हैं। तो ये जो डिबेट है वो कहीं और चली जाएगी। ठीक है, तो फॉल्स जो फेमिनिस्ट वाला जो एक आइडियोलॉजी है उससे भी बचने की जरूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो फेक जो फेमिनिस्ट है, इससे बचने की जरूरत होगी, नहीं तो मालूम चला आप कहीं की नहीं रहे। ठीक है, चलिए, तो तभी आप एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, टिकाऊ विकास की दिशा में एक आप कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, चर्चा में क्यों था, क्योंकि ये जो बीजिंग वाला जो घोषणा पत्र है और क्रियावली, इसके 30 इयर्स हो गया है। बहुत सारे जो महिला नेतृत्व वाली जो विकास का सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल को फिर से बहुत सारे गवर्नमेंट मल्टीपल्स जो नेशन है उन्होंने अलाउ किया है। ये है क्या, तो ये 1995 में चौथा विश्व महिला सम्मेलन में अपनाया गया था इसको। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद ये हमारे टाइम पे आया है ये एक बार प्रीलिम्स में। तो सभी महिला और लड़कियों को मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा पर ध्यान, इस पे फोकस किया गया है। ठीक है, 6 इसकी क्रियावली है, प्राथमिकताएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। डिजिटल क्रांति की बात करें तो जिसमें डिजिटल लिंग अंतर को पाटना, यानी जितना अपॉर्चुनिटी पुरुष को है उतना महिला को होना चाहिए। गरीबी से मुक्ति, तो गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल के लिए सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक जो सेवाएं हैं इसमें भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए महिलाओं को। शून्य हिंसा, यानी जीरो टॉलरेंस की बात अगर हम करें, तो सामुदायिक नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जो क्रियावली योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जहां पे महिलाओं का एक थप्पड़ भी मारने की बात हो रही है तो वो भी उसको सीधा एज अ क्राइम देखा जाना चाहिए। ठीक है, जीरो टॉलरेंस। समान जो निर्णय निर्माण की बात करें तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें जजेस में, तो भाई 2 जजेस अगर मेल है तो 2 जजेस फीमेल भी होनी चाहिए। या चलो 3-2 का ही कर लो यार, संख्या थोड़ी ज्यादा है पुरुषों की, तो चलो 3-2 का कर लेना चाहिए, है ना। चलिए, शांति और सुरक्षा की बात करें तो जैसे आप जुडिशरी में बता सकती हैं कि महिलाओं का मैंने आपको बता भी रखा है, ये बहुत लो परसेंटेज है ना। फातिमा बीबी का नाम सुना होगा। चलिए, पहली सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश थी। शांति और सुरक्षा की बात करें तो लिंग संवेदनशील मानवीय क्रिया में भी शामिल होना चाहिए। जलवायु न्याय, यानी आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना और हरे भरे रोजगार को बढ़ावा देना। ये 6 प्राथमिकताएं हैं जो शामिल है एजेंडे में। यानी अगर, अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए, ये जो पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिसी बनाएगी इन सब बातों का ध्यान में रखिए। ये बात समझ में आई। चलिए, तो महिला विकास बनाम महिला नेतृत्व वाला विकास। जी, 0.6, बिल्कुल। तो महिलाओं को विकास कार्यक्रम के प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है, जैसे मातृत्व, जो स्वास्थ्य है, लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के लिए कोटा, है ना। तो ये महिलाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि महिला नेतृत्व में सीधे एक्टिव पार्टिसिपेशन और नेता जैसे होती है, जैसे शासन में, गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट नेतृत्व वाली महिलाओं में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कि एक उनके पास एक अपने समुदाय को, यानी फीमेल कम्युनिटी को समझने के लिए एक विशेष मतलब उनके पास एक विजन तो है ही, प्लस समाधान प्रदान करने की अद्वितीय दृष्टिकोण होगा। ऑब्वियस है, महिला महिला के बारे में समझ पाएगी ज्यादा। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है, ये देखिए, ये वर्ड फिर से आ रहा है, आपको मेंस में लिखना होगा। ये महिलाओं के लिए निर्णय निर्माण, जो निर्णय निर्माण है या नीति निर्माण में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। एम्पावरमेंट की बात करें तो महिलाओं को प्राप्तकर्ता से, यानी जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर से ये पॉलिसी मेकिंग के रूप में इसको कन्वर्ट करना। लिंग समानता की बात करें तो जेंडर गैप इंडेक्स में 146, 20, ये यूपीपीसीएस में पूछेगा, देख लीजिएगा, इसको अलग से कर लीजिएगा। तो रूढ़िवादिता को तोड़ना है, लिंग असमानता को घटाने में मदद करेगा ये।
आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो ये जीडीपी में केवल परसेंटेज की बात करें तो 48% इन जनसंख्या, टोटल परसेंटेज जो है 48 है महिलाओं का, लेकिन जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 18% ही है। ग्रामीण विकास की बात करें तो महिला नेतृत्व वाली जो इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कि एनआरएलएम गांव में ये बदलाव लाती है, जैसे जीडीपी में 22% की वृद्धि होती है, ये देखा गया है ना। पर इस रास्ते में बाधाएं क्या क्या है? बाधाएं यही है कि भाई पेट्रियार्की है भारत में, पेट्रियार्की सोच जो महिलाओं को कमतर समझती है, ठीक है। तो भारत में एक अध्ययन बताता भी है कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में मात्र 3% महिलाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने पारिवारिक दबाव के बिना ये निर्णय ले पाती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन की बात करें तो साक्षरता दर जो है 62.3% ही है, ये 2011 का आंकड़ा है, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है ना। वैश्विक ग्लोबल एवरेज कितना है? 79 पॉइंट, लगभग 80% है, उससे तो बहुत कम है। भारत को अगर विकसित राष्ट्र 2047 तक बनना है तो इस पे भी काम करना पड़ेगा, है ना। जो वर्क प्लेस में जो जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना, समान कार्य के लिए पुरुषों से 20% इनको कम ही वेतन मिलता है। करियर बहुत ही सीमित है, शादी हो गया जॉब छोड़ो, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। अगर सैलरी की बात करें या करियर बहुत सीमित होगा, है ना। लिंग डिजिटल अंतर की बात करें तो 15% महिलाओं के पास ही इंटरनेट का यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब डेटा आप लिख सकते हैं, महिला से संबंधित है तो अलग से एक चार्ट बना के रख लीजिए। बचपन में विवाह की बात करें, अभी तो खैर 21 कर दिया गया है, तो 20 से 24 वर्ष की आयु की 23% महिलाएं जिसकी 18 वर्ष के पहले ही शादी हो चुकी है, ठीक है। महिला सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध उनकी गतिशीलता और स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, ठीक है। तो क्या लिया जा सकता है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं? तो 79 में देखो, ये प्रीलिम्स के लिए काम आ जाएगा, ये 3 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, 1979 में। यूएन वुमेन 2010 में आया, जिसमें लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के एम्पावरमेंट को ये डेडिकेटेड है। यूएन विमेन, यूएन का है, और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव है बेसिकली। अभी दिवस से ज्यादा कुछ बचा नहीं रह गया इसमें ना। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल, निष्कर्ष के कंक्लूजन में, इसको कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूजन हमेशा ऊपर कही गई बातों का सार रहेगा, ना कि वो लाइनें, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचरिस्टिक होगा, तो महिलाओं के विकास को समान रूप से भागीदार के रूप में सशक्त बनाना समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुधारों के माध्यम से महिलाएं जो कल्याण प्राप्तकर्ता से सक्रिय परिवर्तन निर्माता बन रही है। ये वर्ड देखिए, थोड़ा सा ऊपर कही गई बात, एक वर्ड आ रहा है लेकिन वो लाइन नहीं है। समान अधिकार, अवसर, प्रतिनिधित्व जो है, पार्टिसिपेशन जो है, भारत में महिला नेतृत्व के विकास मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है, या रोल प्ले कर सकता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सब लोग सो गए क्या? चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम इसको डायरेक्ट इसी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।